नमस्कार। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुमित भटनागर जो कि डीएम कार्डियोलॉजी हैं। आज इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि दिल की सेहत को कैसे ठीक रखा जाए। सुमित जी, आपको कैसे हैं आप? मैं तो एकदम बढ़िया। आप बताओ। ऑल वेल, ऑल वेल। मुझे आप बताइए कि आपको डॉक्टर बनने के लिए कैसे इंस्पिरेशन मिली? तो ये शायद बचपन में अपन पहले कहानी होती थी, इसको जब सुना जाता था कि दो बच्चे होते थे तो एक बोला जाता था कि एक इंजीनियर एक डॉक्टर। वैसे ही मैं छोटा वाला था तो मेरे को डॉक्टर बताया गया था कि डॉक्टर बनना है। जी। और मेरे लिए डॉक्टर बनना मतलब एक ही डॉक्टर होता था, दिल का डॉक्टर। ओके। सो ये है मेरी जर्नी की शुरुआत, जहाँ से मैं इस फील्ड को मैंने डिसाइड किया था, दिल का डॉक्टर। फिर ग्रेजुअली जैसे जैसे मैं इस फील्ड में आगे बढ़ता चला गया, मेडिकल फील्ड में अंदर घुसा। देन आई फाउंड स्टार्टेड चीज़ें देखना चालू किया, तो आई स्टार्टेड गेट फैसिनेटिंग अबाउट कार्डियोलॉजी। जब मुझे समझ में आया कि हार्ट के पेशेंट्स, हार्ट अटैक इतनी सीरियस बीमारी है, हार्ट अटैक के साथ पेशेंट कैसे कैसे लोग चले जाते थे, टाइमली अगर हम उनको इंटरवीन करते थे तो कैसे वो बच जाते थे। वो एक फैसिनेशन भी था। मेडिकल फील्ड का जो एक सबसे बड़ा चार्म होता है कि आप जी। जाओ, जी। मरीज आपका एकदम ठीक होके जाए, आपको याद करे, आपके बारे में अच्छा लगे उसको, आप उसको ठीक कर पाओ, उसकी एक लाइफ को अच्छा कर पाओ। ये सब चीज़ें मुझे कार्डियोलॉजी में बहुत फैसिनेटिंग लगी, एंड दैट्स हाउ माई जर्नी टू कार्डियोलॉजी स्टार्टेड। ग्रेट। बहुत इंस्पिरेशनल। सर, मेरा एक सवाल है आपसे कि आज हम देखते हैं कि जिस हिसाब से हमारा एक रूटीन है, डेली लाइफ है, स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ रहा है। वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एज है कि कहीं कोई बच्चा हो, कोई हम उम्र हो या कोई सीनियर सिटीजन हो। तो स्ट्रेस लेवल से हार्ट पे क्या इफेक्ट आता है? स्ट्रेस लेवल बेसिकली बोला जाए तो बहुत इफेक्ट करता है हार्ट को। जैसे ही हम सारे रिस्पेक्टर्स में हमेशा बात करते हैं, तो स्ट्रेस हार्मोन्स एक हमेशा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। जैसे कि हम देखा जाए तो जैसे जैसे हमारा स्ट्रेस बढ़ता है, जैसे जैसे हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता चला जाता है, हमारी हार्ट बीट बढ़ती चली जाती है। सिंपल सी बात है, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन, जैसे जैसे आपकी हार्ट बीट बढ़ती जाती है, उसका स्ट्रेस जो है वो उसका आपके हार्ट के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट करता है। ये स्ट्रेस किसी भी तरीके का हो सकता है। स्ट्रेस खाली फिजिकल स्ट्रेस नहीं होता, स्ट्रेस मेंटल स्ट्रेस नहीं होता। स्ट्रेस किसी भी तरीके से हो सकता है। अगर आपको फीवर भी हो रहा है, अगर आपको कोई इन्फेक्शन भी हो रहा है, तो वो भी एक स्ट्रेस का कारण है। तो बॉडी इसको, हर स्ट्रेस को एक नॉर्मल स्ट्रेस की तरह लेती है। वो अपनी बॉडी से कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स निकालती है। उन स्ट्रेस हार्मोन्स का काम होता है आपके हार्ट को एक्स्ट्रा बीट का एक्स्ट्रा काम कराना। तो ये जब स्ट्रेस हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली जाता है, तो एक हार्ट है, सिंपल सी बात है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, जब वो ज़्यादा स्ट्रेस में जाता है तो वो डेफिनेटली एक टाइम के बाद थकता है। और जब थक जाता है तो डेफिनेटली फिर उसके अंदर चेंजेस आते हैं। एंड कई बार ये सब चीज़ें जो स्ट्रेस हैं, ये हमारी बॉडी में कुछ बदलाव लाती है, रासायनिक बदलाव लाती है। इसकी वजह से हमारे शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल और ये सब चीज़ें जो है डिपॉजिट होना चालू हो जाती हैं। फिर आगे चल के यही चीज़ें हमारी नसें बंद करके, हार्ट की नसें बंद करके हार्ट अटैक को प्रेसिपिटेट कर सकती हैं। तो स्ट्रेस डेफिनेटली हर चीज़ में, हर एज पे सिस्टम और मैकेनिज्म सेम है, लेकिन नुकसान हर हर लेवल पे है। ओके। हार्ट रिलेटेड इश्यूज में अर्ली साइंस क्या होते हैं जो एक आम इंसान मिस कर देता है या जिनके पास कोई जानकारी नहीं होती तो वो मिस हो जाती है? तो मैं हमेशा बोलता हूँ, हार्ट के मरीजों को कुछ चीज़ों का हमेशा से एहतियात बरतना चाहिए। और सिंपल सी बात है, हार्ट के मरीज को क्या, हर इंसान को ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि कभी भी कोई भी छाती का दर्द, चेस्ट पेन, इट शुड ऑलवेज बी रूल आउट। यानी उसको हम बोलते हैं, उसको हमेशा रूल आउट कर लो एक सिंपल जांच से, ईसीजी की जांच से, कि वो हार्ट की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है। बिकॉज एक बहुत सिंपल सी बात, काफ़ी लोगों ने, कई बार हमने देखा है कि हमने सुना है कि उनको तो खाली छाती में दर्द था, एसिडिटी की दवाई ले ली, सब में निकाल दिया, जब तक अस्पताल पहुंचे तब तक हार्ट बंद हो चुका। बिकॉज हार्ट का कई बार अर्ली सिम्टम सिर्फ एक होता है कि वो देता है चेस्ट पेन। कुछ लोगों में, एडल्ट लोगों में अगर मैं बात करूँ, थोड़े से जो सीनियर लोग होते हैं, उनमें कई बार सिम्टम्स आते हैं धीरे धीरे करके, सांस फूलना, यानी थोड़ा सा भी चलने पर उनको थकान महसूस होना, जो कि ना, जो काम वो पहले नॉर्मली कर पाते थे, अब सडनली उसी काम में उनको दिक्कत आने लगी। ये किसी भी इंसान किसी भी एज पे हो सकता है। ये तो इवन हम बच्चों में ही बोलते हैं कि बच्चे कई बार चलते थे थकने, अगर ज़्यादा खेलते समय थकने लग गए, पहले रेगुलरली खेलते थे लेकिन अगर उनको आगे थकान होने लगी, तो आप अपने हार्ट के डॉक्टर से मिलकर एक बार उनका रेगुलर हार्ट का चेकअप करेंगे। सिमिलरली वैसे ही मैं बोलता हूँ, हर इंसान को बोलता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कोई भी नॉर्मल सिम्पटम, जैसा कई बार काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमको ऐसा महसूस होता है कि हमारी धड़कन बहुत तेज़ है, जी। ऐसा महसूस हो रहा है, या थोड़ा सा भी काम करने में भी थकान महसूस होने लगी। पहले हम आराम से काम कर पाते थे, अब थोड़ा सा भी चलते हैं तो हमें छाती में थोड़ा सा भारीपन लगता है, हम थोड़ा बैठ जाते हैं तो आराम लगता है। ये सब एक अर्ली साइंस है जिसमें हम समझ सकते हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम शायद अर्ली फेज में डेवलप हो रही है। ऐसे में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, जो भी आपका फिजिशियन है, फैमिली फिजिशियन है, कार्डियोलॉजी, उससे कंसल्ट करें। कुछ बहुत ही बेसिक जांचें होती हैं, ईसीजी, इको, ईएमटी करके जो जांचें होती हैं, ये 90% ऑफ द टाइम आपकी हार्ट की बीमारी के बारे में और आपकी हार्ट के हेल्थ के बारे में बता दें। राइट।
बहुत सही। सर ये इसी बात को कंटिन्यू करते हैं कि हमने अमूमन सुना है कि किसी को साइलेंट अटैक आ गया और ये अधिकतर हमको सुनने में आता है जो पेशेंट डायबिटीज से ग्रसित होते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो डायबिटीज़ के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि डायबिटीज़ हमारी छोटी नसों को और इवन बड़ी नसों को, दोनों नसों को अफेक्ट करती है। और डायबिटीज़ के अंदर जो पेन सेंसेशन होता है वो क्लासिकल पेन सेंसेशन जिसको हम हार्ट का दर्द, छाती का दर्द बोलते हैं, वो नहीं होता। उन मरीजों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि छोटी छोटी नसों में ब्लॉकेज होता रहता है और एक समय के बाद वो ब्लॉकेज बढ़ के उनको साइलेंट अटैक या अटैक हार्ट अटैक क्रिएट कर देता है। उनमें उनको सिम्टम्स उतने क्लासिकल सिम्टम्स नहीं आते, उनको सिर्फ बेसिक सिम्टम जैसे मैंने बताया ना, बाकी सिम्टम कि खाली सांस फूलना, थोड़ा सा भी चलने में हाफी आ जाना, जी। ये सब चीज़ें सिम्टम्स जो होते हैं सिर्फ ये सिम्टम्स आते हैं। फिर बाद में जब वो लोग अपनी जांच कराते हैं तब उन लोगों को मालूम पड़ता है कि उनको तो पहले ही अटैक आ चुका है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट में सबसे सिंपल सी बात है कि कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ जो कि नॉर्मल से एबनॉर्मल हो रही है, यानी थोड़ा सा भी उनको चलने में थकान लगना, थोड़े से भी चलने में सांस फूल जाना या गर्दन एकदम से बहुत तेज़ हो जाना, अगर ऐसा कोई बदलाव आपके उनको डायबिटीज़ के मरीज़ को आ रहा है तो उनको अपना हार्ट का चेकअप इमीडिएटली करा लेना चाहिए। बहुत। सर एक सवाल और था इसी से रिलेटेड कि अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाए, अगर उसको पता नहीं है कि उसे हार्ट अटैक आ गया, जो कि वो उतना टोन नहीं होता समझ पाए, तो अगर किसी दूसरे व्यक्ति को समझ में आ रहा है तो उसको क्या फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे सकता है जो डॉक्टर तक पहुंच जाए? तो सबसे पहली चीज़ मैं इन सबको ये बताता हूँ कि घर में मैक्सिमम लोगों के घर में डिस्पिन की टैबलेट तो होती है। जी। ठीक है, और कभी भी खून पतला करने की जो दवाइयाँ होती हैं, जो थोड़ी बहुत बेसिक डोज में अगर हम दे भी दें तो वो एकदम से ऐसा नुकसान नहीं करती। तो अगर आपके घर में डिस्पिन की टैबलेट या ऐसी कोई टैबलेट और आपको लग रहा है कि आपको छाती का दर्द टिपिकल टाइप है, जैसे छाती में दर्द हो रहा है, पसीना आ रहा है, आपको लग रहा है कि हार्ट अटैक का सिम्टम हो रहा है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको आजू बाजू का जो भी अस्पताल है जी। वहाँ चले जाइए, अपना बेसिक ईसीजी कराइए। इस बीच में अगर आपको लगता है कि आपका पेशेंट का बीपी सडनली फॉल हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, सबसे पहली चीज़ उसके पैरों को थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, उससे उसका एटलीस्ट ब्रेन का सर्कुलेशन बना रहेगा। बेसिक लाइफ सपोर्ट जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हर आदमी को आइडियली आना चाहिए, इसीलिए हम अवेयरनेस कराते हैं। बेसिक लाइफ सपोर्ट, बेसिक लाइफ रेसिसिटेशन के जो मेथड्स होते हैं वो सबको आने चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके पेशेंट की सांस सडनली बंद हो गई है, हार्ट बंद हो गया, तो आप बेसिक लाइफ रेसिसिटेशन करके उसको इमीडिएटली पास के अस्पताल तक लेके जाएँ। वैसे ही अगर आपको लगता है कि हार्ट के मरीज़ उसको हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, तो आपके घर में अगर डिस्पिन की गोली है, तो 2 डिस्पिन की गोली इमीडिएटली पानी में घोल के उसको पिला दीजिए फटाफट, और उसके बाद उसको आस-पास जो भी नियर बाय अस्पताल हो वहाँ ले जाइए। सुमित जी, फूड हैबिट्स हमारे हार्ट हेल्थ पे क्या इफेक्ट करती हैं? फूड हैबिट्स हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे हम लोग बेसिकली सुनने लग गए हैं कि आजकल ये इंसिडेंट्स बहुत बढ़ गए हैं हार्ट प्रॉब्लम्स के। यंगस्टर्स के अंदर काफ़ी हार्ट प्रॉब्लम बढ़ने लग गई है। जी। इसका सबसे बड़ा एक रीज़न स्ट्रेस, तो जैसे अपन ने डिस्कस किया, वैसे दूसरा ही एक सबसे बड़ा रीज़न आज के टाइम पे फूड हैबिट्स है। जी। इम्पॉर्टेंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज के टाइम पे, इतने ऑयल्स आ चुके हैं उसमें, और जंक फूड और ये सब जो चीज़ें हैं ये डेफिनेटली बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होती हैं। हम आज के टाइम पे मैक्सिमम फूड्स जो देखते हैं वो फ्राइड फूड ज़्यादा होता है। फ्रेंच फ्राइज़ हुआ, बर्गर्स हुए, ये जितने भी सारे फूड्स हैं उसमें जो हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो रीहीटिंग ऑफ ऑयल बहुत ज़्यादा होता है। समोसे, कचौड़ी, प्लस आज के टाइम पे बाहर का खाना बहुत कॉमन, जो आजकल हमारे पास डिलीवरी है, आज खाना बनाने की इच्छा नहीं, घर से बाहर से खाना आ रहा है। सो वी डोंट नो एग्जैक्टली हाउ द क्वालिटी ऑफ द ऑयल एंड एवरीथिंग इज देयर। तो ये क्वालिटी ऑफ ऑयल से और इन सब चीज़ों से और रीहीटिंग ऑफ ऑयल से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जी। तो ये एक डेफिनेटली बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। फैट कंटेंट जो है हमारे टाइम पे डाइट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सिमिलरली सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये सब चीज़ें इवेंचुअली जब हम तीनों को देखते हैं तो कंबाइन करते हैं, स्ट्रेस, फूड हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल्स, ये सब जो चीज़ें ओवरऑल सब मिला के हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं। और उसी तरीके से ये हार्ट पे भी नुकसान करते हैं। सबसे ज़्यादा हार्ट के लिए हार्मफुल जिसको मैं बोलता हूँ वो है ट्रांसफैट। ट्रांसफैट मतलब जो रीहीटिंग ऑफ ऑयल, ओके। तो बार बार तेल गर्म हो रहा है तो वो उसकी जो खराब होने की क्षमता है वो और बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं किसी को भी सलाह देता हूँ तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ घर में अगर आप तेल लेते हैं तो कम क्वांटिटी में लें। कोशिश करें कि उस तेल को एक बार यूज़ करने के बाद उसको हटा दें। हमारे आदत होती है वो तेल को वापस उसी डब्बे में डाल देते हैं और अगली बार उसी को यूज़ कर लेते जैसे हमारे घर में अमूमन पूड़ियाँ हैं, करी बनती जाती है है। या भटूरे तलते हाँ, हैं या कोई भी ऐसा डीप फ्राइड डीप फ्राइड आइटम आइटम्स हो जो होते हैं, वो रीयूज होता रहता है। रीयूज ऑफ तो ऑयल, उसको रीयूज ना करते हुए कम क्वांटिटी में ऑयल लें और उसको डिस्पोज कर दें। डिस्पोज ऑफ। ठीक है। तो सर इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं कि ऑयल्स के ऊपर बात हो रही है। अब मुझे नहीं लगता है हिंदुस्तान में कोई सा भी किचन ऐसा होगा जहाँ पे ऑयल इस्तेमाल नहीं होता। तो हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? ऑयल का इंटेक तो एक तो हम कम कर सकते हैं। दूसरा, किस टाइप का ऑयल खाएं?
लाइक ग्राउंडनट ऑयल हो गया, सोयाबीन हो गया, सनफ्लावर हो गया, ऑलिव आज सो की डेट में आने लग गया है। जी। बेसिकली सबसे मेन चीज़ जो होती है इंपॉर्टेंट होता है पॉलीअनसैचुरेटेड फैट कंटेंट जी। हर ऑयल। अब इफेक्टिवली ये समझाना तो बहुत मुश्किल है टेक्निकली, बट एक तरीका ये होता है कि हम जो बोलते हैं सर ऊपर ज़्यादा होता है वो ऑयल ज़्यादा अच्छा होता है, तो इसलिए ऑलिव ऑयल को हम बोलते हैं काफ़ी अच्छा होता है। जी। घी के साथ प्रॉब्लम क्या है, घी में सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है जो कि हार्मफुल होता है, लेकिन घी की सबसे अच्छी बात ये है कि वो हीट स्टेबल है। तो इसीलिए अगर हम देखा जाए पुराने हमारे जो कंसेप्ट यहाँ घी की बहुत बात चलती थी और आज के टाइम पे वापस घी की बातें हम सुनने में लग गए हैं, जी। तो उसका रीज़न सिर्फ ये है कि घी हीट स्टेबल, जैसे मैंने आपको बात की कि रीहीटिंग ऑफ ऑयल से कोई भी चीज़ खराब होती है, जी। घी इज कंसिडर्ड एज वेरी हीट स्टेबल, यार आप तो कितनी बार भी खराब गर्म करोगे वो खराब नहीं होगा, ओके। बट उसके अंदर इंटेक जो सैचुरेटेड फैट है वो ज़्यादा है, वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो अगर आप लिमिटेड क्वांटिटी में घी ले रहे हो दैट इज ऑल्सो फाइन, बट अगर मैं बात करूँ तो ग्राउंडनट ऑयल के अंदर डेफिनेटली ये सब बाकी जो हार्मफुल होते हैं, और पाम ऑयल सबसे ज़्यादा हार्मफुल माना जाता है। जी। डेफिनेटली जिस भी ऑयल पाम ऑयल का कंटेंट ज़्यादा है वो डेफिनेटली हमको अवॉइड करना चाहिए। बाकी रेस्ट में इसे यही बोलूँगा कि ऑयल का कंटेंट आप कम रखें, बाकी ऑलमोस्ट ऑयल सभी सारे सेफ हैं। ठीक है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट ये है कि किसी में तो कुछ चीज़ थोड़ी ज़्यादा है, किसी में कुछ चीज़ थोड़ी सी कम है, बट ये है कि रीहीटिंग ऑफ ऑयल और इन सब चीज़ों को अवॉइड करें, ऑयल की क्वांटिटी को कम करें और कोशिश करें कि चेंज चेंज करके ऑयल को यूज़ करते रहें, और वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मतलब ऑयल चेंज करने से आपका मतलब है कि हम कभी सोया, सनफ्लावर, सनफ्लावर सनफ्लावर, और सफोला, उनको ये सब इंटरचेंज करके हम, इंटरचेंज करके और भी ये इंटरचेंज हम कितने ड्यूरेशन में कर सकते आप रेगुलरली कर सकते हो, जैसे कई बार गए तो कभी तो 2 में 3 मंथ्स में सनफ्लावर ले गए कभी उसमें, बट डेफिनेटली ग्राउंडनट ऑयल एक जिसको है मैं इसको मैं अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ, हैं? नॉट ओके। रेगुलर बेस में नहीं लेना चाहिए, जी। है ना। बाकी सारे ऑयल्स में बस इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखें कि पाम ऑयल में जिसका कंटेंट ज़्यादा है उसको पढ़ें, जी। पाम ऑयल का कंटेंट जिसमें भी ज़्यादा है उसको अवॉइड ओके। जी। आज हिंदुस्तान बहुत तरक्की कर रहा है और मुझे नहीं लगता कि आज हिंदुस्तान किसी भी विकसित देश की जो टेक्निक्स होती है, टेक्नोलॉजीज होती हैं, उसमें पीछे है। तो हिंदुस्तान में ऐसा अभी हार्ट रिलेटेड ट्रीटमेंट में क्या ऐसा नया डेवलपमेंट आया? सो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इज़ डेफिनेटली एक बहुत बड़ी चीज़ है, और हार्ट डिजीज़ के ट्रीटमेंट में और हार्ट प्रिवेंशन में बहुत सारी नई नई चीज़ें आ गई हैं। पहले हम काफ़ी चीज़ों को नहीं जानते थे, पहले काफ़ी सारे टेस्ट थे जिनके बारे में हमको नहीं मालूम था, लेकिन आज वही काफ़ी सारे टेस्ट हैं जिनके बारे में हम पहले से हार्ट की बीमारी को पहले से पकड़ सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हार्ट अटैक आ भी गया, जी। अब हमारे पास आजकल ऐसी ऐसी मशीन्स आ गई हैं जो हमें हार्ट की डिजीज़ को टाइमली ट्रीट करने में और अच्छे से ट्रीट करने में हेल्प करने लग गई। जैसे कि अगर हम बात करते हैं किसी को अटैक आ गया, तो एक प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, आज के टाइम पे एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी जो जितनी जल्दी करें उतना अच्छा रहता है। फिर एंजियोप्लास्टी में भी काफ़ी सारे एडवांसमेंट आ गए हैं, जैसे इमेजिंग, इंट्रावस्कुलर इमेजिंग, जिसको हार्ट के अंदर अभी तक हम सिर्फ 2 डायमेंशनल में देख पाते थे, जी। अब हमारे पास ऐसी इमेजिंग आ गई जिससे हम 3 डायमेंशनल में भी देख पाते हैं। तो हमें अंदर एग्जैक्टली समझ में आ जाता है कि जो हार्ट में ब्लॉकेज हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, वो कैल्शियम की डिपोजिशन की वजह से हो रहा है, कि वो खाली कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो रहा है, कि वो खून के थक्के की जमने की वजह से हो रहा है। बिकॉज जब हम एक अंडर उसके मैकेनिज्म को समझ पाते हैं तो हम उसको आगे फ्यूचर में उसको प्रिवेंट भी कर पाते हैं। जब चीज़ हमें मालूम पड़ जाती है तो हम उसको फ्यूचर में उसको दोबारा होने से भी रोक सकते हैं। फिर इमेजिंग में डेफिनेटली आज के टाइम पे बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन, जैसे सीटी स्कैन में एडवांसमेंट आ गया है, एमआरआई आ गया है, सीटी एंजियोग्राफी आ गई है, जिसके टाइम पे जो यंग पेशेंट्स के अंदर जहाँ हमको डाउट है, जिनको रिस्क पे है, उनको हम सीटी एंजियोग्राफी करके देख सकते हैं कि उनके अंदर ब्लॉकेजेस कितने डेवलप हो रहे हैं, उसको हम फॉलो अप कर सकते हैं, उनको पहले से ध्यान दे सकते हैं कि आगे उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम ना आए। सर ऐसा कोई टेस्ट है, जैसे अगर मुझे आज ऐसा लगता है कि मुझे हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरी एज के हिसाब से जो आज देखने को आ रहा है कि कोई भी एज आजकल रह नहीं गई है हार्ट डिसीजेज को लेके, तो ऐसे कौन से टेस्ट है जो मैं करवा सकता हूँ जिससे मुझे पहले से पता चल सके कि मेरी हार्ट कंडीशन कैसी है, या तो बेसिकली आज कार्डियक चेकअप जिसको हम बोलते हैं, आजकल तो कार्डियक चेकअप में बेसिक जो टेस्ट होते हैं वो शुरू से हमें करते आ रहे हैं, जैसे ईसीजी, इको एंड टीएमटी। जी। ये हमको हमारी हार्ट की जो हेल्थ है उसके बारे में बेसिक चीज़ें बताता है। सबसे बेसिक टेस्ट तो ईसीजी है, जो हमें पहले बता देता है कि हमारे हार्ट की रिदम कैसी चल रही है, इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम्स, इलेक्ट्रिक जो चीज़ें हैं वो कैसी हैं। फिर एक नॉर्मल कंडीशन में हमारी हार्ट की कंडीशन, हार्ट की पंपिंग वगैरह कैसी है वो हमें इको से मालूम पड़ जाता है। फिर हम हार्ट को स्ट्रेस करके देखते हैं, तो स्ट्रेस करने का रीज़न होता है कि कोई प्रॉब्लम अगर उस हार्ट की हो रही है तो हम जल्दी से उसको पकड़ पाएँ, तो वो टीएमटी के थ्रू मालूम पड़ सकता है। उसके बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि जब हम कई बार श्योर नहीं हो पाते और सिम्पटम बहुत ही क्लासिकल है, तो जैसे मैंने बताया सीटी एंजियोग्राफी करके एक नया टेस्ट आ गया है। जी। यंग पेशेंट्स में उनको हम सीटी एंजियोग्राफी करके उनके बॉडी के अंदर वेसल्स के अंदर कोई अगर प्लाक या कोलेस्ट्रॉल डेवलप हो रहा है या ब्लॉकेज डेवलप हो रहा है, तो वो हम बिना इन्वेजिव जांच करें सीटी स्कैन के जरिए वो ब्लॉकेज पता कर सकते हैं। ओके।
सुमित जी, आप इस टॉपिक पे थोड़ा सा अपना इनलाइटनमेंट दीजिए कि अभी 14 फरवरी आने वाला है, वैलेंटाइंस डे। तो क्या वैलेंटाइंस डे के दिन किसी का दिल टूटे तो उसे हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है क्या? सो ये तो अच्छा सवाल है। ये मेरे को हमारे कोचिंग का वजह से किस्सा याद आ गया। हमारे कोचिंग में सर बोलते थे कि जो ये सारी चीज़ें हैं, सो दीज आर कंसिडर्ड एज फीलिंग्स एंड ये सब हमारे हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक पार्ट है हमारे जनरेट होती है। जी। दिल तो सबसे से बदनाम होता है। तो वो बोलते थे जैसे अगर पिक्चरों के नाम होंगे तो हम कैसे उसको चेंज करेंगे, तो वैसे उसमें बहुत सारी जगह हाइपोथैलेमस पार्ट मिस करते थे। जी। तो दिस वाज हिज वे ऑफ टीचिंग एंड वो मुझे आज आपकी बात से याद आया। सो दिल टूटने से सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है, वो है स्ट्रेस, एंड दैट स्ट्रेस कैन लीड टू एनीथिंग। ठीक है, बाकी ऐसा अदरवाइज दिल टूटने से हार्ट अटैक नहीं ओके। होता। आपको आपको प्रैक्टिस करते हुए काफी समय हो गया है, तो ऐसा कोई इंस्टेंस आपको याद है जहाँ पे किसी पेशेंट ने आपको बड़ा फनी या कोई वियर्ड क्वेश्चन किया हो या कोई अपनी ऐसा कोई बीमारी लेके आया हो? क्वेश्चंस तो बहुत सारे आते हैं, फनी वेज में बहुत सारे आते हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ लगती है कि वो उनके कंसर्न्स होते हैं। हमेशा वो बेचारे कई बार उसमें उनको नहीं समझ में आती कई बार चीज़ें। मुझे ऐसा सबसे फनी क्वेश्चन जो एक हमेशा हर बार लगता है कि मैं कभी किसी हार्ट मरीज को, अटैक के मरीज को जब ये समझाता हूँ कि तुम्हें 2 या 3 बार अटैक आ चुका है और उसके साथ वाले मुझसे आके पूछते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो आई फील कि अब मैं इसके बाद क्या बताऊँ कि मैं समझा रहा हूँ कि मरीज़ की जान जाने का खतरा है, मरीज़ की जान जा रही है, और इससे ज़्यादा मैं समझाने के बाद कि ऑन टेबल उनको जान जाने का खतरा बना हुआ है, मेजर अटैक आया हुआ है, बीपी नहीं आ रहा है, जी। उसका मुझे सर कोई दिक्कत तो नहीं है ना। सो दैट इज़ एक जो हमारे ये लिए बड़ी शायद कॉमन कॉमन सा एक क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन होता है। भले ही वो बेचारों का कंसर्न है, लेकिन इट मेक्स यू समहाउ फील कि यार अब इसका जवाब क्या दूँ? डॉक्टर सुमित, आज के नए जनरेशन में देखा जा रहा है कि बड़ा ट्रेंड में है वेपिंग। एक स्मोकिंग का एक नया डिवाइस है जिसके थ्रू आप स्मोक कर सकते हैं। तो ये कितना हार्मफुल है या सेफ है? सेफ तो नहीं बोलूँगा, सिंपल सी बात है तो स्मोकिंग, वो भी एक तरीके की स्मोकिंग है। ओनली थिंग जितना बोला जाए तो स्मोकिंग और इसमें जो डिफरेंस है, ई सिगरेट्स इफेक्टिवली बोला जाए टाइप ऑफ ई सिगरेट्स। डिफरेंस बस इसमें ये है कि जो एडल्ट्रेंट स्मोकिंग के अंदर जो एडल्ट्रेंट होते थे, जो पार्टिकल्स होते थे जो आपके लंग्स में जाके ट्रैप होते थे, जी। है ना, और जो कैंसर्स का रिस्क अपना बढ़ा देते थे, जी। ठीक है, वो चीज़ इसमें इफेक्टिवली कम होती जी। है ना, वेपिंग में भी होती। लेकिन वेपिंग से अगर मैं देखा जाए तो वेपिंग हैज़ कॉज क्रिएटिंग मोर हार्म्स। बिकॉज़ पहले क्या होता था, सिगरेट जब आदमी जलाता था, एक बार पीता था, उसके बाद उसको खत्म कर देता था। वेपिंग का ट्रेंड ये हो गया कि अब आज के टाइम पे आदमी कहीं भी बैठा हुआ है, किसी भी कमरे में बैठा हुआ है, वेप कर रहा है। उसकी वजह से एक तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गई, तो किसी को मालूम नहीं पड़ रहा है, स्मेल नहीं आ रही, कहीं पर भी लोग चालू हो जाते हैं, कहीं पर भी लोग स्मोकिंग करते रहते हैं। तो ये चीज़ें यंग्स लोगों में जाते जाती जा रही हैं। और हमने बात करी जब स्मोकिंग के 2 हार्मफुल इफेक्ट होते थे, एक तो उसके पार्टिकल्स और एक उसका स्मोक। तो ये स्मोकिंग वाला पार्ट तो अभी भी है। उसकी वजह से जो निकोटिनिक एसिड जो जल रहा है वो तो अभी भी नहीं। वो आपकी बॉडी में जाके डेफिनेटली वो जो स्टिमुलेंट करता है, जिसकी हम बात करते हैं, जैसे हार्मोन्स को बढ़ाता है, जो हमारे हार्ट को अफेक्ट करता है, वो सारे केमिकल्स तो हैं। सिर्फ एक एडल्ट्रेंट जो था, जो लंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, वो डेफिनेटली कम हुआ, लेकिन है तो अभी भी वही। तो डेफिनेटली उसका भी इफेक्ट ग्रेजुअली और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वही आएगा। और इसके इफेक्टिवली देखा जाए तो आज वेपिंग की वजह से नंबर ऑफ स्मोकर्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। एज और सोशली हम देखें तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है। अब बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। और बेसिकली जो चीज़ मैंने देखी है स्मोकर्स और में डिफरेंस, लोग नंबर ऑफ पफ्स जो है, नंबर ऑफ जो ये जो चीज़ें ले रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। हमने इस वेव छाया था कि जिनको स्मोकिंग छोड़नी थी उनके लिए, कि वो स्मोकिंग छोड़े तो उनको निकोटीन का इफेक्ट मिलता रहे एंड वो धीरे धीरे करके उसको कम करे। लेकिन उसका इफेक्ट अब उल्टा हो रहा है, बिकॉज अब लोग क्या है, कहीं भी स्मोकिंग पूरे टाइम करते रहे। अब तो लोगों को ऐसी आदत सी होती जा रही है कि यार थोड़ी देर में 2 मिनट बैठे तो एक दो वेव्स कर देते। सो इफेक्टिवली नंबर ऑफ पफ्स हैज इंक्रीज ड्रास्टिकली। एंड आज के टाइम पे जब हम सुन भी रहे हैं कि वेप एसोसिएटेड लंग इंजरीज भी कॉमन होती जा रही है, ये भी एक नया टर्म आता जा रहा है। सो अब एक हम नई बीमारी से भी शायद आगे आने वाले टाइम फेस इंट्रोड्यूस हो करना है, जाए इंट्रोड्यूस सोसाइटी होने में। में। तो जवाब मिल गया कि आपको इंस्पिरेशन कैसे मिली डॉक्टर बनने की। बट आपकी इस जर्नी में कौन सा ऐसा टीचर या प्रोफेसर रहे होंगे जिनको आप एक्नॉलेज करना चाहते हैं? मैं बात करूँ तो बहुत सारे हैं मेरे स्कूल। सबसे पहले तो मैं मेरे स्कूल की टीचर से बात करूँगा, जो मेरी बायो की टीचर रही थी, वरना मैम। फिर बहुत सारे मेरे कोचिंग के टीचर्स डेफिनेटली, जिसमें अनिल अग्रवाल सर वॉज अ वेरी बिग हेल्प, दुरानी सर। एंड फिर मेरे कॉलेज लाइफ में कॉलेज के टीचर्स बहुत सारे एमबीबीएस में रहे, एमडी में रहे,
डीएम में खासकर मेरे डॉक्टर मंजुनाथ जो हमारे यहाँ के डायरेक्टर थे, डॉक्टर नागराज मूर्ति जिन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया मेरे उसमें। और साउथ की टीचिंग में मैंने एक बहुत बड़ी चीज़ सीखी जो जो साउथ में मेरे को मनोज सर के वहाँ हॉस्पिटल उस हॉस्पिटल में जयदेवा में लगी थी, दैट वाज एथिक्स। सो दे वेर वेरी मच हाईली एथिकल इंस्टीट्यूट एंड वहाँ उन्होंने मुझे सिखाया कि एग्जैक्टली कैसे अपने कैसे कैसे किसी मरीज को रियलिटी में अपन बेनिफिट दे सकते हैं। तो ये एक चीज़ है। बाकी मेरे फैमिली का बहुत और मेरी वाइफ का सबका सपोर्ट बहुत रहा इस पूरी जर्नी में, बिकॉज एक बहुत लंबी जर्नी है। जब भी बहुत लंबे टाइम तक पढ़ते रहे तो यू हैव टू सी कि फाइनल में आपको सब चीज़ों का सपोर्ट चाहिए होता है। फैमिली का सपोर्ट चाहिए होता है, आपको वाइफ का सपोर्ट चाहिए होता है। मेरे ब्रदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, सबने बहुत सपोर्ट किया, तब जाके आज शायद सब चीज़ें मेरी इस चीज़ पे लाइन है। डॉक्टर सुमित, हम कॉमन बैलेंस में और आम बोलचाल की भाषा में बड़ा कॉमनली सुनते हैं एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास, ये सब इन टर्मिनोलॉजीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाएंगे? हाँ, तो मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। एंजियोग्राफी जो है वो एक बेसिकली सिंपल सी एक जाँच है। जैसे मैंने बताया कि हार्ट की नस जो वेसल्स होती हैं उसमें कोई ब्लॉकेज है, तो उसको देखने का तरीका जो जी। वो है एंजियोग्राफी। इसको खाली हम उसमें डाई डाल के हार्ट की नसों में एक्सरे के ज़रिए ये देखते हैं कि कितना ब्लॉकेज है। फिर अगर हमें ब्लॉकेज मिल गया, जी। तो उस ब्लॉकेज को खोलने का तरीका, जिसको हम बोलते हैं स्टेंट डालना, या फिर जैसे वेसल में ब्लॉकेज दिखा है तो उस वेसल में दोबारा से उसकी सफाई करके वो दोबारा से बंद ना हो, उसको हम बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। जिसमें हम बलून एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, बलून से पहले सफाई करते हैं एंड देन उसको दोबारा से बनना हो उसके लिए स्टेंट डालते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि ऐसी वेसल्स ऐसी होती हैं जहाँ पर हम स्टेंट नहीं डाल सकते, या फिर ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा है, मल्टीपल ब्लॉकेजेस है जहाँ पर मल्टीपल स्टेंट्स डालने की ज़रूरत है, या फिर कई बार ऐसा है कि वहाँ वेसल जो है जिसमें एंजियोप्लास्टी पॉसिबल है, तो इन केसेस में हम बोलते हैं बाईपास सर्जरी यानी ओपन हार्ट सर्जरी जिसकी बात करते हैं। वो एक तरीके से बाईपास सर्जरी जिसमें जहाँ ब्लॉकेज होता है हम उसको बाईपास करके उसके नीचे एक नई वेसल को कनेक्ट कर देते हैं और उससे ब्लड फ्लो को स्टार्ट कर देते हैं। बाईपास सर्जरी एक सर्जन करते हैं, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी वो कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं। एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी एक नॉन इन्वेजिव मेथड है, यानी बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगा कि ओपन सर्जरी ऐसा मेथड ओपन मेथड नहीं है। मिनिमली इन्वेसिव यानी मिनिमली इंसिजन के साथ, मिनिमल छोटी सुई के साथ ये प्रोसीजर हम पूरा कर सकते हैं और सेम डे पेशेंट उसमें डिस्चार्ज भी होता है। कई बार। राइट। आप सोसाइटी के लिए क्या देना चाहते हैं, क्या दे रहे हैं? तो मैं सोसाइटी को सबसे पहले तो मैसेज देना चाहता हूँ एक बहुत बड़ा, कि कभी भी कोई भी चेस्ट पेन को एक तो नेग्लेक्ट ना करो। ठीक है, कभी भी कोई भी चीज़ फ़ौरन अगर चेस्ट पेन हो तो फिर पास जाके सबसे पहले एक ईसीजी कराओ। और एज अ डॉक्टर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के लिए ट्रेन कर सकूँ। बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ईसीजी बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल और बहुत ही सस्ती जांच है जो हमें काफ़ी चीज़ें बता सकती है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि गांव गांव में मशीन तो है लेकिन उसको समझने वाले लोग नहीं, तो उसको पढ़ने वाले लोग नहीं। ठीक है, तो पेशेंट को अगर चेस्ट पेन हुआ भी, उसने ईसीजी करा भी लिया और उसके बावजूद अगर कोई उसको समझ भी नहीं पा रहा है कि इसको सही में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, तो ये भी एक अपने आप में हमारी तरफ से बोला जाए तो एक विफलता। तो हमें उसको कैसे उसको ठीक करना है, तो उसके लिए मैं फ्री में जाके आई जस्ट डू एन ईसीजी ट्रेनिंग कैंप्स मैं करता हूँ गांव-गांव के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स होते हैं। आई ट्राई टू टीच दैट कि हाउ हम बेसिक जो ईसीजी जांच है, अगर कोई मरीज़ हमारे पास आ रहा है चेस्ट पेन का, तो हम बेसिक उसको कैसे ईसीजी से पकड़ सकते हैं उसकी बीमारी को, और क्या हमें बेसिक इलाज अगर वो इमीडिएटली हमारे पास इमरजेंसी में आ रहा है, तो क्या हम उसको बेसिक इलाज देके सो दैट कि वो एक हायर सेंटर तक पहुँच सके और अपना आगे इलाज करवा सके। बिकॉज़ बात ये है तो बहुत बेसिक जाँच, लेकिन उसको पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है, उतना समझना भी ज़रूरी है। तो मेरी तरफ से जो कोशिश मैं कर सकता हूँ, एक मैसेज दे सकता हूँ कि सबको कि अपना कभी भी ऐसा पेन हो तो ईसीजी कराइए, और सब डॉक्टर्स को ये कह सकता हूँ कि जिनको जहाँ पर भी हो वो उसको प्रॉपर्ली इसकी ट्रेनिंग लेके उसको सीखना भी आना चाहिए, समझना। थैंक यू सर।